जितने भी छात्र छात्राएं क्लास 10 के फर्स्ट टर्मिनल के एग्जाम देने वाले थे उनके लिए लेकर आ चुके हैं आप लोग का ओरिजिनल प्रश्न पत्र। ठीक है, ओरिजिनल प्रश्न पत्र सोशल साइंस का लेकर आ गए हैं, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आपको जो सोशल साइंस का सब्जेक्टिव है उसका सभी का आंसर की बताने वाले हैं, तो आप लोग एग्जाम में जाकर आप लोग बस आप लोग को लिखना है, तो सभी लोग वीडियो में अंत तक बनेगा। और ये भी हम आप लोग को बताएंगे कि इसका जो PDF है वो किस तरह से आप लोग डाउनलोड करना है। ठीक है, आप लोग बता दें कि 101% ये जो प्रश्न आप लोग का लेकर आए हैं वो बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है सोशल साइंस का, तो आप लोग का एग्जाम में हूबहू इसी प्रकार का प्रश्न रहने वाला फर्स्ट टर्मिनल का एग्जाम में, तो सभी लोग इसको एकदम छाप लेंगे डियर। तो चलिए हम अब क्वेश्चन को चलते, तो आप लोग देख सकते हैं आप लोग खंड में वास्तुनिष्ठ रहेगा और खंड ब में आप लोग को विषयनिष्ठ रहेगा। तो चलिए हम यहाँ पे सब्जेक्टिव करवाने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए खंड ब में गैर वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी आप लोग का सब्जेक्टिव है। तो पहले हिस्ट्री का क्वेश्चन है, इसमें से प्रश्न 1 से 6 तक लघु उत्तरीय है, जिसमें से किन्हीं 3 प्रश्न का उत्तर देना है। ठीक है, यानी 6 प्रश्न में से आप लोगों को 3 ही प्रश्न का उत्तर देना है। तो यहाँ पे लिखा गया पहला प्रश्न गैरिबाल्डी पेशे से क्या था, इसके कार्य को लिखना है। नेक्स्ट प्रश्न है 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे, इसको उदाहरण लिखना है। और रूसी क्रांति के किन्हीं 2 उदाहरण को लिखना है। नेक्स्ट है खूनी रविवार क्या है। नेक्स्ट प्रश्न होची मिन्ह मार्ग क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है 6ठा नंबर जेनोवा समझौता कब और किन के बीच हुआ था। ये सभी हिस्ट्री के आप लोग का लघु उत्तरीय प्रश्न है। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न अभी आप लोग का दिया गया, जिसमें से क्या बोला गया कि 7 एवं 8 दीर्घ उत्तरीय, जिसमें से किसी एक ही प्रश्न का उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न है इटली के एकीकरण मेजनी और काउंट के योगदान को उल्लेख करना, और 8वां नंबर है बोल्शेविक क्रांति का वर्णन कर। ये दोनों में से सिर्फ एक ही प्रश्न का आप लोग को बनाना है। इसी प्रकार आप लोग का पॉलिटिकल साइंस में भी आप लोग देखेंगे तो आप लोग 9 से 12 तक यानी 4 प्रश्न है, जिसमें से आप लोग को 2 प्रश्न का उत्तर देना है। तो चलिए आप लोग को बिल्कुल आप लोग जिसका ओरिजिनल प्रश्न है तो वो आपको लाइव में मिल जाएगा, तो आप लोग लाइव का वेट करेंगे। आपका ऑब्जेक्टिव उसमें आप लोगों को बता दिया जाएगा। तो हम इस वीडियो में सब्जेक्टिव लेकर आ चुके हैं, तो सभी लोग इसको आप लोग याद कर लेंगे, नोट कर लेंगे, क्योंकि आपका जो फर्स्ट टर्म का एग्जाम है यही प्रश्न आपका आया हुआ है। तो देख सकते हैं आप लोग पहला प्रश्न है गैरिबाल्डी पेशे से क्या था, इसके कार्यों को उल्लेख करना था। तो इसका क्या हो जाएगा उत्तर, गैरिबाल्डी पेशे एक यांत्रिक व्यापारिक था और गैरिबाल्डी व्यापारी यात्राएं करके वस्त्र गहने उपहार और विभिन्न उत्पादों की बिक्री करता था। वह विदेशी बाजारों में जाते और वस्त्रों कला संग्रह खाद्य पदार्थों और सामग्री को खरीदने और बेचने का कारोबार करते थे। इससे वे सांस्कृतिक और आर्थिक आदान प्रदान करते। तो ये बिल्कुल आपका पहला का आप लोग इतना आंसर लिखना होगा, तभी आप लोग यहाँ पे 2 मार्क्स मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, 1848 के फ्रांसीसी क्रांति का क्या कारण था। बताइए 1848 के फ्रांसीसी क्रांति का क्या कारण था। तो 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के कई कारण थे। प्रमुख कारणों में सामाजिक और आर्थिक असंतोष, मध्य वर्ग और किसानों के विपन्नता, महंगाई, न्याय और समानता की मांग, कार्यकारी शक्तियों की सत्ता और बाजारी समिति स्थिति में परिवर्तन शामिल थे। लोगों को आर्थिक और सामाजिक दुख के कारण विभिन्न वादों, संघर्षों और प्रदर्शनों ने अंततः फ्रांस में संशोधनिका की स्थापना की। ठीक है, यही 1848 के फ्रांसीसी क्रांति को दर्शाता है। तो आप लोगों को इतना लिखना होगा। दूसरा नंबर प्रश्न यानी हिस्ट्री का प्रश्न का। अगला प्रश्न देखेंगे, रूसी क्रांति के किन्हीं 2 कारण का उल्लेख करना। रूसी क्रांति क्या था, इसके 2 कारणों का उल्लेख करना है। तो क्या हो जाएगा, रूसी क्रांति के 2 महत्वपूर्ण कारक निम्नलिखित है। पहला कारण क्या है कि सामाजिक और आर्थिक असमानता। क्या है कि रूसी समाज में गहरी सामाजिक और आर्थिक समानता थी, और जहाँ श्रमिक, किसान और कमजोर तबके अधिकारहीन थे और शक्तिशाली तबकों द्वारा उत्पादित होते थे। एंड नेक्स्ट इसका क्या मुख्य कारण था, तो नेक्स्ट था प्रशासनिक असामरिकता। ये क्या दर्शाता है, तो अभावग्रस्त, दुर्बल और भ्रष्ट तालियों के चलते रूसी सरकार अवकाश में थी, जिससे अवकाशी व्यवस्था, कार्य क्षमता और न्याय बिगड़ गए। यह नागरिकों के विरोध, प्रदर्शन और संघर्ष का कारण बना था। ठीक है, तो देखिए आप लोग का हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री में आप लोग का मात्र 3 ही प्रश्न का यानी क्वेश्चन 3 ही का आंसर देना है। आप लोग का 6 प्रश्न से तो 3 प्रश्न का आप लोग दे दिए। यहाँ पे देखिए आप लोग PDF में 6 प्रश्न का आप लोग का आंसर मिल जाएगा। तो 6 प्रश्न आपको दिया गया, तो आप लोग जो इसमें से सही और सटीक लगे आप लोग को 3 आप लोग को बना कर आना है। ठीक है, तो अगला प्रश्न है इतिहास का जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आप लोग का 1 ही प्रश्न का उत्तर देना है। क्वेश्चन मात्र 1 ही बनाना है, इसमें से आप लोग को 2 में रहेगा, 1 ही बनाना है। तो चलिए हम इसका आंसर देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि इटली के एकीकरण में मेजनी और काउंट काबूर के योगदानों का उल्लेख करना। तो क्या था इनका योगदान, तो इटली के एकीकरण में गियोवात्री वाटलिना मेजनी और कामिंडलो डी काबूर दोनों का महत्वपूर्ण योगदान था। क्या योगदान था, तो ये गियोवानी बाटिस्ता मेजनी इटली के एकीकरण, संगठनात्मक और प्रगतिशील विचारक थे। उन्होंने एक सांगठनिक नेटवर्क बनाया जिसे यंग इटली के रूप में जाना जाता है। इस संगठन के माध्यम से मेजनी ने युवाओं को राष्ट्रीय उद्देश्यों, स्वतंत्रता और एकीकरण के प्रति प्रेरित किया। उन्होंने एकीकरण के लिए लोगों में राष्ट्रीय भावना और इटली के विभाजन से बचने के लिए आवाज़ उठाई। इसी में दूसरी ओर
कामिलो डी काबूर यानी काउंट काबूर जो थे वो पिएमोंटो के प्रधानमंत्री थे, ठीक है, और एक कुशल राजनेता और विचारशील नेता थे। उन्होंने इटली के एकीकरण के लिए विदेशी यात्राओं, संधियों और राजनीतिक समझौतों का ब्रह्मांडविक उपयोग किया। उन्होंने महाराष्ट्र के विवादित क्षेत्रों को जीतने के लिए मजबूत सेना और विदेशी सहायता का उपयोग किया। काबूर के नेतृत्व में पिएमोंटो ने अनेक राज्यों में विजय किया और अंततः 1861 में इटली के राष्ट्रीय एकीकरण को साकार किया था, ठीक है। तो देखिए आप लोग का 7वां का एक ही प्रश्न आना, 8वां में भी आप लोग का लॉन्ग टाइप का प्रश्न है हिस्ट्री का, जिसमें से आप लोग एक ही देना है। तो आप लोग जो सही है आप लोग इटली के एकीकरण या तो बोल्शेविक क्रांति, किन्हीं एक को आप लोग आंसर एग्जाम में लिखकर आ सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार नेक्स्ट आप लोग देखिएगा तो राजनीतिक शास्त्र का यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न, इसमें आप लोग का 2 प्रश्न बनाना है 4 में से। तो यहाँ पे चलिए इसका भी आंसर दिया गया। तो पहला प्रश्न है कि जातीय और सांप्रदायिक विविधता लोकतंत्र को किस प्रकार प्रभावित करता है। तो किस प्रकार प्रभावित करता है, तो जातीय और सांप्रदायिक विविधता लोकतंत्र को दंगा फसाद, असमंजस, विभाजन, अविश्वास, राजनीतिक रंजिश, अन्याय और मानवाधिकारों की असुरक्षा देती है। यह सामाजिक असमरसता कम कर, तनाव पैदा कर और लोकतांत्रिक संरचना को खतरे में डाल सकती है, जिससे सामंजस्यपूर्ण समाज और संवैधानिक मूल्यों का ध्यान घट सकता है, ठीक है। तो देख सकते हैं आप लोग ये 9 नंबर प्रश्न का आप लोग आंसर था राजनीतिक शास्त्र का। अगला प्रश्न क्या है, धर्मनिरपेक्ष शासन की क्या अवधारणा है। धर्मनिरपेक्ष शासन की जो है क्या अवधारणा है, तो धर्मनिरपेक्ष शासन विचारधारा का मतलब है कि शासन न्यायपूर्ण तथा समान अधिकारिक होना चाहिए, धर्म के आधार पर नहीं। यह मानवाधिकारों, धर्म स्वतंत्रता, सामाजिक असमरसता, संप्रेषण और धार्मिक सहयोग को सुनिश्चित करता है। धर्मनिरपेक्ष शासन में सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है, ठीक है। तो देखिए 10 नंबर का प्रश्न था और इसी में है कि और धर्म संस्था से दूरी रखी जाती है ताकि न्याय और समानता प्रबल रहे। इसी बात देखिए आप लोग 2 प्रश्न बनाना था, इसमें से सभी का आंसर दिया गया। तो आप लोग को जो सही और सटीक लगे, आप लोग को जो याद हो सके आप लोग उसको याद कर लीजिएगा। आपको हो सके तो इससे प्रश्न आपका बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट प्रश्न में देख सकते हैं 4 प्रश्न दिया गया है, इसका देख सकते हैं आप लोग लॉन्ग टाइप भी प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो चलिए इसको आप लोग लॉन्ग टाइप करने से पहले हम आप लोग बताते हैं कि इसका जो पीडीएफ है वो किस तरह से आप लोग को डाउनलोड करना है और किस तरह से सबसे आसानी से आपको डाउनलोड होगा और आप लोग पढ़ पाएंगे। तो सबसे पहले आप लोग क्या करना है, सबसे पहले आप लोग गूगल को खोल लेना है। गूगल को खोलने के बाद आप लोग को लिखना है जस्ट वेल एजुकेशन। इस तरह से आप लोग जस्ट वेल एजुकेशन को लिखना है और सर्च कर देना है। जस्ट वेल एजुकेशन को जैसे ही लिखकर सर्च करेंगे आप लोग तो इस तरह का इंटरफेस खुल कर आ जाएगा, जहाँ पे जस्ट वेल एजुकेशन लिखा हुआ आ जाएगा। इस पर सभी विद्यार्थी लोग क्लिक कर लेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं आप लोग मेन वेबसाइट खुल जाएगा जस्ट वेल एजुकेशन का। तो यहाँ पे आप लोग ऊपर स्लाइड करेंगे तो क्लास 10th ऑल सब्जेक्ट आप लोग को लिखा हुआ मिल जाएगा, क्लास 10th ऑल सब्जेक्ट यहाँ पे। तो इस वाले पे आप लोग क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद नीचे को जाएंगे तो नीचे को आप लोग देख सकते हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम डेट 2023। इस पे एग्जाम डेट वाले पे क्या करेंगे, क्लिक कर लेंगे फर्स्ट वाले लिंक पे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप लोग सारा जानकारी दिएगा, आप लोग आसानी से पढ़ेंगे। और ऊपर स्लाइड करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे ऑल क्वेश्चन पेपर डाउनलोड का लिंक दिएगा। तो इस डाउनलोड वाले पे क्लिक करेंगे और डाउनलोड वाले क्लिक करने के बाद यहाँ पे भी कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया, सभी लोग इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। उसके बाद नीचे को जैसे स्लाइड करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ से सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करेंगे। तो देख सकते हैं साइंस, सोशल साइंस सभी का डाउनलोड लिंक दिया गया। तो डाउनलोड वाले पे क्लिक करके आप लोग आसानी से डाउनलोड करेंगे और सभी को याद कर लेंगे। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन था लॉन्ग क्वेश्चन टाइप जो राजनीतिक शास्त्र का क्या है। तो पहला इसमें प्रश्न है भारत की विधायिका, ठीक है, भारत की विधायकों में महिला के प्रतिनिधित्व की स्थिति स्पष्ट करें। राष्ट्रीय प्रगति में महिलाओं का क्या योगदान है। तो क्या योगदान है भाई, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, भारतीय विधायकों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति बदलती आ रही है। संविधान द्वारा राष्ट्रीय सभा और विधानसभाओं में महिला आरक्षण प्रदान किया गया है। वर्तमान में महिला सांसदों और विधायकों द्वारा नीतियों, कानूनों और सामाजिक मुद्दों पर प्रभावी योगदान दिया जा रहा है। महिलाओं का योगदान राष्ट्रीय विकास में महत्वपूर्ण है। वह शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में उन्नति का अग्रणी भूमिका निभा रही है। साथ ही महिला सशक्तिकरण के माध्यम से समाज में सामाजिक परिवर्तन को प्रोत्साहित कर रही है, ठीक है। तो देखिए आप लोग इतना आप लोग लिखना है, इसमें आप लोग लॉन्ग में मात्र एक ही प्रश्न का आप लोग उत्तर देना है। यहाँ पे दोनों प्रश्न का दिया गया तो आप लोग समझ रहे होंगे, आप लोग को जो भी समझ में आए वो आप लोग उसको लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आप लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, इकोनॉमिक्स का आप लोग है। इकोनॉमिक्स में आप लोग को 2 प्रश्न ही बनाना है, आप लोग को 4 प्रश्न रहने वाले लग होते हैं, जिसमें से आप लोग मात्र 2 ही प्रश्न का उत्तर देना है। तो यहाँ पे भी देखेंगे, यहाँ पे क्या है प्रश्न, समाजवादी अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं, इसको डिफाइन करना 2 मार्क्स का प्रश्न है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर कि समाजवादी अर्थव्यवस्था सामाजिक न्याय, सामाजिक समानता और समृद्धि पर आधारित होती है। इसे सरकारी नियंत्रण, सामाजिक सुरक्षा, मजदूरों और किसानों के अधिकारों की सुरक्षा शामिल होती है। यह अर्थव्यवस्था सामाजिक न्याय और समानता को प्राथमिकता देती है और उच्च वितरण के साथ समृद्धि को प्रोत्साहित करती है, ठीक है। तो यही समाजवादी अर्थव्यवस्था दर्शाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या, आर्थिक नियोजन क्या है।
आर्थिक नियोजन क्या है और किसे कहते हैं, इसका उत्तर क्या हो जाएगा। तो देख सकते हैं आप लोग, इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि आर्थिक नियोजन एक क्या है, प्रक्रिया है। ठीक है बाबू, आर्थिक नियोजन एक प्रक्रिया है जिसमें आर्थिक संसाधनों को प्रबंधित करके आर्थिक स्थिति को सुधारने और संप्रभुता को सुनिश्चित करने का काम किया जाता है। यह योजना वृद्धि, वित्तीय संचालन, निवेश निर्बाधन, नौकरी सृजन और आर्थिक विकास की प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करता है। इसका उद्देश्य सामाजिक आर्थिक समृद्धि और विकास की प्रोत्साहित करना है। तो देख सकते हैं आप लोग, दोनों प्रश्न का आप लोग यहाँ पर आंसर देना है। 2 प्रश्न आप लोग, जितना आप लोग पहले इंस्ट्रक्शन को पढ़ेंगे अच्छे से कि कितना प्रश्नों का उत्तर देना है उतना ही को लिखना है। ठीक है, आप लोग ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करना इसमें। देख सकते हैं 17 नंबर भी दिया गया कि प्रति व्यक्ति आय किसको कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद जिसको हम लोग जीडीपी बोलते हैं शॉर्ट में, उसको क्या कहते हैं। सभी का यहाँ पे आंसर दिया गया, लेकिन आप लोग को मात्र 2 ही प्रश्न उत्तर देना और दीर्घ उत्तरीय में मात्र 1 ही प्रश्न का उत्तर देना। तो अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिक्स का देखिए आप लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्या है कि अर्थव्यवस्था की संरचना से आप क्या समझते हैं, इनके कितने भागों में बांटा गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि अर्थव्यवस्था में संरचना उसके आधारिक तत्वों और क्षेत्रों के विभाजन के संकेतित करती है। यह दिखाती है कि एक देश या क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियां कितने भागों में विभाजित है। प्रमुख भागों में शामिल हो सकते हैं कृषि उद्योग, सेवाएं, वित्तीय सेक्टर, आपूर्ति श्रृंखला निर्माण, आवास, पर्यटन और आर्थिक सेक्टर जैसे इन भागों को मानचित्रण आर्थिक विकास, रोजगार, आय वितरण और वित्तीय संतुलन के प्रति प्रभाव को बयां करता है। ठीक है, यानी बयां करता है। आर्थिक संरचना राष्ट्रीय आय नीति और विकास की योजनाओं को निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, तो आप लोग देखिए लघु उत्तरीय में, दीर्घ उत्तरीय में मात्र इकोनॉमिक्स में 1 ही प्रश्न बनाना है आपका दोनों का, यानी जितना क्वेश्चन है सभी का आप लोग यहाँ पर आंसर दिया गया, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम के लिए भी आप लोग पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग पढ़ेंगे कि आप लोग बोर्ड एग्जाम में भी ये सभी प्रश्न आता है तो आप लोग आसानी से कर ले जाएंगे। ठीक है, चलिए इसी प्रकार अगला हम लोग देखते हैं। अगला क्या है, ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी में आप लोग को 2 प्रश्न का उत्तर देना है लघु उत्तरीय में। तो ज्योग्राफी का पहला प्रश्न है कि खनिज क्या है, इसकी क्या विशेषता है। तो खनिज क्या होता है, इसका विशेषता क्या होता है, इसको बतलाना। तो खनिज धातुओं क्या है, खनिज धातुओं, खनिज पदार्थ और अन्य प्राकृतिक संसाधनों का समूह है। इनमें मूल्य उद्योगों के लिए महत्वपूर्णता, आर्थिक विकास के स्रोत, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का घटक है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और ऊर्जा उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका होती है। खनिज उद्योग विकास और आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, इसका महत्वपूर्ण योगदान है, इतना लिखना है। नेक्स्ट है कि चिपको आंदोलन क्या है। चिपको आंदोलन क्या है, इसको बतलाना है। तो चिपको आंदोलन भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थापित हुआ एक पर्यावरणीय आंदोलन था। इसमें ग्रामीण महिलाओं द्वारा पेड़ों की रक्षा की गई और अंधश्रद्धा, वनों की कटाव और अनुचित विकास के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई। यह आंदोलन पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक समानता और स्वावलंबन के प्रतीक के रूप में महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, तो यही चिपको आंदोलन दर्शाता है। तो आपको 2 प्रश्न आपका जियोग्राफी में बनाना है, आप लोग 4 प्रश्न यहाँ पे दिया गया, आप लोग देख सकते हैं जैसा कि। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे आप लोग भूगोल का। भूगोल में आप लोग दीर्घ उत्तरीय में 1 ही प्रश्न बनाना, तो इसको देख सकते हैं। प्रश्न क्या है कि जैव विविधता, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, ये क्या है, यह मानव के लिए क्यों महत्वपूर्ण होता है जैव विविधता। तो यहाँ पे आंसर दिया गया, जैव विविधता पृथ्वी पर विविध जीवन रूपों, प्रजातियों और जीवन समुदायों की विविधता को संकेत करती है। यह समुदायों की संप्रभुता, पौधों, जंतुओं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और उनके जीवन समुदायों का वैज्ञानिक अध्ययन करती है। जैव विविधता मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह वनस्पति, खाद्य संचार, विज्ञान, औषधीय उत्पादों, जैव नियंत्रण, पोषण, मानव स्वास्थ्य और आर्थिक लाभ के स्रोत के रूप में सेवाएं प्रदान करती है। इसके संरक्षण मानव समुदाय के लिए सजीव और अस्थायी वातावरण की गारंटी है। ठीक है, तो आप लोग इतना लिखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग अवरक है, तो आप लोग किन्हीं 1 ही प्रश्न का उत्तर देना है जियोग्राफी में भी। नेक्स्ट है आप लोग देख सकते हो आपदा प्रबंधन। ठीक है, आपदा प्रबंधन में क्या करना है, तो आपदा प्रबंधन में भी आप लोग का यहाँ पे देखेंगे तो आप लोग 2 प्रश्न का उत्तर यहाँ पे देना है आपदा प्रबंधन में। तो आप यहाँ लिखा गया आपदा से आप क्या समझते हैं, ये कितने प्रकार का होता है। तो आपदा एक अकाल प्राकृतिक आपदा और मानविक आपदा या आपदा स्थिति की घटना, यानी आपदा जो है 2 प्रकार का होता है, यानी प्राकृतिक आपदा, एक मानव जनित आपदा होता है जो असामान्य परिस्थिति में आम जीवन को प्रभावित करते हैं। यह प्रकृति या मानवीय कारणों से हो सकती है, जैसे कि भूकंप, बाढ़, तूफान, आग, आतंकवाद, ये सब क्या है, आपदा है। ठीक है, आपदा विभिन्न प्रकार की होती है, जैसे कि प्रकृति आपदा, जैविक आपदा, तकनीकी आपदा, आर्थिक आपदा, सामाजिक आपदा इत्यादि होती है। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग आपदा प्रबंधन में कि बाढ़ से सुरक्षा हेतु अपनाई जाने वाली सावधानी क्या क्या होता है। ठीक है, बाढ़ से सुरक्षा हेतु अपनाए जाने वाले क्या क्या इसका सावधानियां होता है, इसको हम लोग देखेंगे। तो नेक्स्ट आप लोग देखेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर 30 का देखेंगे। बाढ़ से हम लोग बचने के लिए क्या क्या सावधानियां अपनाएंगे, तो बाढ़ से सुरक्षा है तो निम्नलिखित सावधानियां अपनाएंगे। पहला क्या है कि उचित जल स्रोत के आसपास घर न बनाएंगे। नेक्स्ट है जल बहाव की चेतावनी के लिए मौजूदा वेदनी और सूचना स्रोतों का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है खतरनाक इलाकों के पास रहने से बचेंगे। नेक्स्ट है सुरक्षित उच्च स्थल पर घर बनाएंगे, यानी ऊंचा स्थान पर हम लोग घर बनाएंगे। नेक्स्ट है नियमित रूप से मौसम और जलवायु विज्ञानी से सलाह लें
और नेक्स्ट हो जाएगा संबंधित स्थानीय प्राधिकारियों के गाइडलाइनों का पालन करेंगे। नेक्स्ट इसका हो जाएगा पॉइंट कि आपातकालीन तत्वों के लिए तैयार रहें, जैसे कि जहरीले कीटनाशक, खाद्य संगठन, औषधालय आदि के लिए, ठीक है। तो इसे आप लोग को तैयार रहना होगा। तो आप लोग देखेंगे आपदा प्रबंधन में आप लोग को 2 प्रश्न बनाना है, यहाँ पे चारों प्रश्न का उत्तर दिया गया। तो सभी लोग इसको आप लोग कॉपी में नोट करेंगे, याद करेंगे, ताकि ये सब प्रश्न आपका बोर्ड एग्जाम में भी आता है तो आप लोग आसानी से करेंगे। ये सब प्रश्न आपका फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम 10th का सोशल साइंस में पूछा गया। और ये आप लोग को बता दें कि 101% आपका ये ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। जिनका भी सोशल साइंस का एग्जाम होना है तो सभी के लिए एक वीडियो काफी महत्वपूर्ण है, तो ये वीडियो को आप लोग जरूर देख लीजिएगा। और देखने के बाद इसको आप लोग जितने भी छात्रगण है, मित्रगण है, साथीगण है, सभी के पास आप लोग ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे अभी तक नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का आप लोग जो ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, ठीक है, ओरिजिनल प्रश्न पत्र वो आप लोग के पास सबसे पहले पहुंचे। और आप लोग को बता दिए कि इसका जो आंसर की है और इसका PDF है ओरिजिनल का, किस तरह से डाउनलोड करना, तो जाइए फटाफट आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। तो इसी प्रकार मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।